हर हर महादेव विद्यार्थियों, के कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग किशोर अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, किशोर अवस्था, अंग्रेजी में किशोर अवस्था को कहते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस अंग्रेजी भाषा का शब्द है। यह लैटिन भाषा के एडोल्शियर शब्द से बना है। लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है एडोलसेंस? एडोल्शियर शब्द से। एडोल्शियर शब्द का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। अगर शाब्दिक रूप से देखा जाए, एडोलसेंस का हिंदी अर्थ होता है किशोर अवस्था, लेकिन जिस लैटिन शब्द से ये एडोलसेंस बना है, उस एडोल्शियर का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। तो शाब्दिक रूप से अर्थ हो गया किशोर अवस्था का परिपक्वता की ओर। अब देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या क्या किशोर अवस्था की डेफिनेशन दी है। बहुत ही गजब डेफिनेशन दी है इन्होंने। स्टेनली हॉल सबसे पहले। स्टेनली हॉल क्या था? बहुत ही ज़बरदस्त मनोवैज्ञानिक था, और इन्होंने ज़्यादातर जो अपनी रिसर्च की है वो एडोलसेंस अर्थात किशोर अवस्था के बारे में की है। काफ़ी सारी पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हैं। एक पुस्तक लिखी है उन्होंने एडोलसेंस। एडोलसेंस जो पुस्तक है उसमें उन्होंने लिखा है किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तूफान और संघर्ष की स्थिति होती है। ये जो डेफिनेशन दी है इन्होंने, ये हर तीसरी एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव, तूफान और संघर्ष की स्थिति को किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता बताई है? आंसर है स्टेनली हॉल। देखो, प्रबल दबाव, दबाव का मतलब इस समय में किशोर के दिमाग में बहुत तेज स्ट्रेस होता है। तूफान, तूफान का मतलब होता है संवेगात्मक तूफान। और संघर्ष, संघर्ष का मतलब होता है यहाँ पर समायोजन नहीं हो पाता है, तो वह संघर्ष करता रहता है। इन्होंने, स्टेनली हॉल ने आगे क्या कहा है? किशोर अवस्था में मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तनों का काल होता है, और ये परिवर्तन अचानक होते हैं। किशोर अवस्था में मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। सारे के सारे परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन अचानक से होते हैं। बाल्यावस्था में जो रुका हुआ विकास होता था वो अचानक से तीव्र गति लेता है। तो ये शब्द कहे हैं स्टेनली हॉल ने। अब देखिए, किलपैट्रिक ने क्या कहा है? किलपैट्रिक ने किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए जीवन का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था को किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है, तो उसका उत्तर हो जाएगा किलपैट्रिक। नेक्स्ट जो आता है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने कहा है किशोर अवस्था अपराध की नाजुक अवस्था होती है। व्यक्तिगतता एवं घनिष्ठता इसकी मुख्य विशेषता होती है। व्यक्तिगतता का मतलब होता है पर्सनल, एंड घनिष्ठता का मतलब होता है क्लोजनेस। ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। तो सबसे पहले तो वैलेंटाइन ने किशोर अवस्था को अपराध की नाजुक अवस्था कहा है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को अपराध की नाजुक अवस्था कहा है? उत्तर हो जाएगा वैलेंटाइन ने। इसमें क्या होता है? आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म हो जाता है किशोर के अंदर। व्यक्तिगतता एवं घनिष्ठता, इसका मतलब ये हो गया कि इस समय में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता लिए हुई रहती है। मित्र, एक दो बहुत ही क्लोज फ्रेंड बनाता है किशोर, इसलिए इसको ये कहा है कि घनिष्ठता इसकी मुख्य विशेषता होती है। व्यक्तिगतता का मतलब होता है खुद के अंदर खोए रहना, खुद की चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना, ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। जर्सिल्ड ने क्या कहा है? किशोर अवस्था में एक विचारशील व्यक्ति परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। इन्होंने कहा है किशोर अवस्था में जो किशोर होता है वो विचारशील होता है, और वह मैचुरेशन को प्राप्त करता रहता है। बिंग एवं हंट ने कहा है किशोर अवस्था को दर्शाने का एकमात्र शब्द है परिवर्तन, और यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कहा है? तो उसका उत्तर हो जाएगा बिंग एवं हंट ने ये कहा है। किशोर अवस्था को दर्शाने का एकमात्र शब्द इन्होंने बताया परिवर्तन, अर्थात इसमें चेंजेज आते हैं। जो बालक होता है उसके अंदर काफ़ी चेंजेज आ जाते हैं किशोर अवस्था में जाके। संक्षेप में, किशोर अवस्था वह अवस्था होती है जिसका प्रारंभ यौनारंभ से होता है एवं प्रजनन क्षमता प्राप्त करने तक होता है। यौनारंभ कब होता है? यौनारंभ सामान्यतया 11-12 वर्ष की आयु से हो जाता है। और प्रजनन क्षमता कब प्राप्त होती है? 18-19 वर्ष की जो आयु होती है उसमें व्यक्ति होता है वो प्रजनन क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो किशोर अवस्था का काल 11-12 से लेकर 18-19 तक माना जाता है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए, अब हम
किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली विशेषता है बाल्यावस्था में रुका हुआ सा विकास पुनः प्रारंभ होता है, अर्थात विकास में पुनः तीव्रता आती है। याद रखिएगा, जीवन के सबसे ज़्यादा विकास होता है या सबसे तीव्रता से जो विकास होता है वो होता है शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था के बाद सबसे ज़्यादा तीव्रता से विकास होता है वो होता है किशोर अवस्था में। याद रखिएगा, शैशव अवस्था के बाद सबसे ज़्यादा तीव्रता में विकास व्यक्ति का कब होता है? किशोर अवस्था के अंदर होता है। तो बाल्यावस्था में रुका हुआ सा जो विकास होता है वह पुनः प्रारंभ होता है। किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन सार्वभौमिक होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर ये प्रश्न आ जाए, किशोर अवस्था के शारीरिक परिवर्तन निर्भर करते हैं भाषा पर, संस्कृति पर, रहन सहन पर, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। चाहे से आपका जन्म ब्राज़ील में हुआ हो, चाहे से कनाडा में हुआ हो, चाहे से फ्रांस में हुआ हो, चाहे से चाइना में और चाहे से भारत में, आपके जो किशोर अवस्था के परिवर्तन हैं वो होकर रहेंगे। तो इसलिए कहा है कि किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। मनुष्य चाहे से कहीं भी जन्म ले, किसी धर्म में जन्म ले, किसी समुदाय में जन्म ले, उसका इस शारीरिक परिवर्तनों से कोई लेना देना नहीं है। ये होकर रहेंगे और सबके अंदर होंगे। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ आती है, किशोर अवस्था की सामाजिक व मानसिक आयाम संस्कृति पर निर्भर करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। किशोर अवस्था में के अंदर सामाजिक विकास और मानसिक जो विकास होता है वो बहुत कुछ संस्कृति पर निर्भर करते हैं। अब देखिए किस तरह से निर्भर करते हैं वो आपको बताते हैं। ऐसी संस्कृतियाँ जहाँ पर, यहाँ पर इस शब्द को काट देना, ऐसी संस्कृतियाँ जहाँ पर किशोर अवस्था को समस्या उत्पन्न करने वाली और संदेह की नज़र से देखा जाता है, वह किशोर उस संस्कृति से अलग अनुभव रखता है जहाँ पर इसे दायित्वपूर्ण व्यवहार का प्रारंभ समझा जाता है। मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल की सहायता से यहाँ पे एक चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं और आप खेतीबाड़ी करते हैं, तो आपकी खेतीबाड़ी करने के अंदर आपको व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो अगर आप उस परिवार में जन्म लिए हैं जहाँ पर कृषक वर्ग है, तो आप अगर आपकी मूछें आने लग जाती हैं तो जो माता पिता हैं वो यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि हाँ, अब बेटा जवान हो गया है, ये अपना खेतीबाड़ी के अंदर हाथ बटाएगा। लेकिन अगर आप किसी शहरी परिवार में जन्म लेते हैं जहाँ पर व्यक्तियों की शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है, तो बढ़ता हुआ जो बच्चा है, जब बच्चे के दाढ़ी मूछें दिखने लग जाती हैं, तो हो सकता है उसके माता पिता उलझन करें, या इतनी जल्दी कैसे बड़ा हो गया, इस तरह के प्रश्न करें, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, संदेह की नज़र से देखते हैं। तो वहाँ पर उस किशोर के सामने समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, किशोर अवस्था के जो परिवर्तन हैं उनको सहजता से लेना चाहिए, अन्यथा किशोर के अनुभव बदल जाते हैं। किशोर अवस्था के जो अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, वो बदल जाते हैं। तो मुझे लगता है इस चीज़ को आपने समझ गया होगा कि किस तरह से संस्कृति होती है वो मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करती है किशोर अवस्था की को। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें मानसिक विकास तीव्रता से होता है। मानसिक विकास पुनः तीव्रता लेता है। संवेगों पर नियंत्रण होता है लेकिन प्रबलता बढ़ जाती है। यहाँ पर याद रखिएगा, संवेगात्मक प्रबलता, प्रबलता शब्द आ जाता है तो आपको आंसर लगाना है किशोर अवस्था। तीव्रता, तीव्र कहाँ पे रहते हैं? तो शैशव अवस्था। संवेगों पर नियंत्रण हो जाता है और लेकिन उनकी प्रबलता बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ तो बढ़ जाती है। जो किशोर अवस्था थी, शैशव अवस्था थी, उसके अंदर तीव्र होते थे लेकिन कम काल अवधि के लिए होती थी। यहाँ पर प्रबल होते हैं, बहुत मजबूत संवेग हो जाते हैं। घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता होती है। किशोर अवस्था में एक या दो बहुत करीबी मित्र होते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करीबी मित्रता किस अवस्था की विशेषता है, उसके अंदर उत्तर हो जाएगा आपका किशोर अवस्था। इनके साथ अर्थात करीबी मित्रों के साथ वे सबसे सहज व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वे बातें जो और किसी को शेयर नहीं कर सकते, वे बातें भी वो अपने प्रिय मित्रों के साथ में शेयर करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट देखिए, समायोजन। समायोजन, एडजस्टमेंट। समायोजन क्या होता है, आपके टॉपिक है अलग से, उसको समायोजन टॉपिक को वहाँ पर भी क्लियर करेंगे। किशोर अवस्था में वातावरण में समायोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
अर्थात समायोजन आसानी से नहीं हो पाता है। यह शैशवावस्था का पुनः दोहराव होता है। इस अवस्था में प्रत्येक नई स्थिति में किशोर सहजता से समायोजन नहीं कर पाता। समायोजन नहीं करने में किशोर की बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे उसके शारीरिक परिवर्तनों के कारण वह असहज महसूस करता है। वह यह नहीं समझ पाता है कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, तो किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करूँ, तो इसलिए वह असमायोजित ही रहता है, कुसमायोजित या असमायोजित रहता है। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में स्वतंत्रता तथा विद्रोह की प्रबल भावना होती है। बहुत ही गजब चीज है। इस अवस्था के अंदर प्रत्येक किशोर किशोरी को स्वतंत्रता चाहिए होती है। वह अपने आप को स्वतंत्र रूप से विकसित करना देना चाहता है, और विद्रोह की प्रबल भावना होती है। वह हर एक चीज का विद्रोह कर बैठता है। किशोर अवस्था में बड़ों को किशोर अपना बाधक समझते हैं। जो प्रौढ़ बड़े या फिर प्रौढ़ जो होते हैं, प्रौढ़ व्यक्तियों को अपना बाधक समझते हैं किशोर अवस्था के अंदर, कि ये मेरा दुश्मन है, मेरे को विकास नहीं करने देगा, क्योंकि वे खुद की मर्जी चलाते हैं। तो इसके अंदर प्रौढ़ अवस्था के जो व्यक्ति होते हैं वो बाधा बन जाते हैं, तो इसलिए वे उनको अपना बाधक समझ लेते हैं। किशोर अवस्था में काम शक्ति में परिपक्वता प्राप्त होती है। उत्तर किशोर अवस्था में जनन ग्रंथियों का पूर्ण विकास हो जाता है एवं सभी किशोर प्रजनन क्षमता का विकास कर लेते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि किशोर अवस्था के अंत में अर्थात उत्तर किशोर अवस्था के अंदर प्रत्येक किशोर होता है वो प्रजनन क्षमता अर्थात संतान उत्पत्ति की जो क्षमता है उसको प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट आता है सामूहिकता। सामूहिकता का मतलब होता है ग्रुपिंग। तो बाल्यावस्था की इतर किशोरावस्था में किशोर विभिन्न प्रकार के समूहों में सम्मिलित होता है। किसी टोली में या गैंग में शामिल नहीं होता है, वह समूह में ग्रुप में शामिल होता है। वह समूह की गतिविधियों से बहुत अधिक प्रभावित रहते हैं। किशोर अवस्था के जो किशोर होते हैं वो सामूहिक गतिविधियां हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। और देखिए बिंग एवं हंट ने क्या कहा है, जिन समूह के किशोर किशोरिया सदस्य होते हैं उनके सभी कार्य समूह से प्रभावित रहते हैं। उनकी भाषा, उनके वस्त्र पहनने का तरीका, उनके भोजन करने की आदतें सभी शामिल होती हैं। किशोर अवस्था के अंदर जिस ग्रुप के अंदर जो 2-4 लोगों का समूह होता है जिसके अंदर वो बैठता है, मनोरंजन करता है, अपनी बातें करता है, उसके जो भी सिद्धांत हैं वो पूरी तरह से उनको प्रभावित करते हैं किशोरों को। और अगर उसके अंदर नई फैशन आ गई है तो उस तरह की फैशन किशोर करेगा, नहीं करेगा तो उसको अपने अंदर शर्म महसूस होगी। तो इस चीज़ को समझना भी चाहिए कि किशोर अवस्था के अंदर वह किस ग्रुप का सदस्य है। रुचियाँ। किशोरियों में किशोर अवस्था के प्रारंभिक समय में रुचियों में परिवर्तन होता है और वे उलझन में होते हैं। उत्तर किशोर अवस्था में रुचियों में स्थिरता आती है। तो देखिए जो बालक होता है बाल्यावस्था में उसमें बहुत सारी रुचियां होती हैं। प्रारंभिक किशोर अवस्था के अंदर भी रुचियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जटिलताएं आती हैं, उलझन आती हैं कि किस चीज़ को अपन ज़्यादा वरीयता दें। खेलने की रुचि ज़्यादा अच्छी लगे या फिर पढ़ें या फिर कोई अन्य रुचि पालें, तो बालक के अंदर या किशोर के अंदर उलझन होती है। लेकिन उत्तर किशोर अवस्था अर्थात जब वह 17 या 16 साल का हो जाता है उस टाइम में उसके अंदर स्थिरता आ जाती है कि हाँ ये चीज़ करने में मेरे को पसंद है, तो उसकी रुचियाँ स्थिर हो जाती हैं। किशोर नेक्स्ट देखिए, किशोर खेलकूद व शारीरिक गतियों में अधिक रुचि लेते हैं। किशोरियाँ रचनात्मक कार्यों में अधिक रुचियाँ लेती हैं, जैसे मेहंदी बनाना, रंगोली, पेंटिंग इत्यादि। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। किशोर का मतलब लड़के खेलकूद या शारीरिक गतिविधियाँ जैसे जिम वगैरह जाना, इन सब में ज़्यादा रुचि रखते हैं, जबकि किशोरियाँ जो होती हैं वो रचनात्मक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। कुछ रुचियाँ ऐसी होती है जिनमें किशोर एवं किशोरियाँ दोनों पसंद करते हैं। लड़के तथा लड़कियाँ दोनों को वो रुचियाँ पसंद होती हैं, जैसे सिनेमा देखना, संगीत सुनना, साहित्य पढ़ना, फैशन। ये सारी की सारी रुचियाँ ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, अर्थात किशोर और किशोरियाँ दोनों में होती हैं। तो प्रश्न आपका इस तरह से आ जाता है, निम्न में से कौन सी रुचियाँ दोनों के अंदर होती हैं? तो उसके अंदर इस तरह की रुचियाँ होंगी। केवल किशोरियों में होती तो रचनात्मक कार्य हो जाएंगे, केवल किशोरों में शारीरिक गतिविधियों से संबंधित हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है ईश्वर के प्रति आस्था। प्रारंभिक किशोर अवस्था में ईश्वर के अस्तित्व को नकारा जाता है और उत्तर किशोर अवस्था में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारा जाता है। देखिए किशोर अवस्था के अंदर कोई भी परिवर्तन होता है उसको यूं ही सहजता से स्वीकार नहीं किया जाता है, प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। तो
सबसे पहले प्रारंभ में तो किशोर रिजेक्ट करता है, हर चीज़ को सिरे से खारिज करता है, लेकिन उत्तर किशोर अवस्था में जाके स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट आता है अपराध की प्रवृत्ति। निराशा, प्रेम और अभाव के कारण से किशोरों के अंदर अपराध की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। ये कारण होते हैं किसके? अपराध के। इस अवस्था को अपराध की नाजुक अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में व्यावसायिक अपराध की प्रवृत्ति आ जाती है। व्यावसायिक अपराध का तात्पर्य क्या होता है? व्यावसायिक अपराध का तात्पर्य होता है प्रोफेशनल क्राइम। तो प्रोफेशनल क्राइम अर्थात वह पूरी तरह से डकैत बन सकता है, तो इसलिए इसको नाजुक अवस्था कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता आत्मगौरव की भावना। अधिकतर किशोरों में अपने समूह में गौरवपूर्ण स्थिति एवं श्रेष्ठतम स्वीकार किए जाने की इच्छा रहती है। बहुत ही गजब चीज़ है। प्रत्येक किशोर जिस ग्रुप का वह सदस्य है उसमें वो चाहता है कि मेरी भी कुछ चले, मेरे को भी कुछ माने और मेरे को श्रेष्ठ समझे सबसे, तो ऐसी उसकी इच्छा रहती है। अधिकतर किशोर सामूहिक गतिविधियों में ध्यानाकर्षण का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते हैं तो बीच में कमेंट्स करने लग जाते हैं। कमेंट्स करके और सब अगर हंसते हैं या सबको स्पेशल फील होता है तो उनको बहुत मज़ा आता है। मज़ा क्या, वो हमेशा ध्यानाकर्षण की डिमांड करते हैं। तो इसलिए जो ये इस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं इनको क्या किया जाए, एक स्टेज प्रदान किया जाए जिससे कि वो क्या करें, अपनी जो भावनाएं हैं वो सबके सामने रख सकें, जिससे ऐसा लगे उनको कि हाँ सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। अन्यथा भी ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। जब भी किशोर किशोरी होंगे या किशोर खुद भी होंगे तो वे कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि करेंगे जिससे कि दूसरों का ध्यान उसकी तरफ जाए। नेक्स्ट आता है किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना पाई जाती है। तो देखिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर पूरे देश के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कोई हीरोइक एक्टिविटी की है तो किशोर किशोरियाँ होती हैं उनके अंदर एकदम से उसके अंदर वो उसके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं। वीर पूजा का मतलब होता है वीर व्यक्तियों के प्रति या हीरोज के प्रति पूजा करना या श्रद्धा रखना। इस तरह की जो भावना होती है उसे वीर पूजा की भावना कहते हैं। इसी तरह से इसी काल के अंदर जो किशोर किशोरियाँ होते हैं वे सेना के अंदर जाने की सोचते हैं, देश के लिए बलिदान करने की, ये बलिदानी अवस्था भी कहलाती है, बलिदान करने की सोचते हैं। इसीलिए किशोर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाते हैं, एनसीसी वगैरह भी इसी अवस्था के अंदर प्रारंभ किए जाते हैं, वो इसी कारण से होते हैं। यह आदर्शवादिता का काल होता है, अर्थात वह किसी एक व्यक्ति को अपना आदर्श चुनता है। आदर्श चुनने का जो काल होता है वह भी क्या होता है, किशोर अवस्था होता है। इसके अंदर अपना आइडियल चुनते हैं किशोर, और आइडियल चुनने का मतलब होता है वे उस व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट आता है किशोर अवस्था में भविष्य के प्रति चिंता होती है और वह अपने व्यवसाय का चुनाव करने की सोचता है। किशोर अवस्था पे उससे पहले बाल्यावस्था के अंदर वह वर्तमान की असफलताओं से डरता था, जबकि शैशव अवस्था के अंदर वर्तमान का भय रहता था और किशोर अवस्था के अंदर भविष्य का भय रहता है। इसी अवस्था के अंदर वह व्यवसाय का चुनाव करने की सोचता है। इसीलिए जो आपका सब्जेक्ट का चुनाव होता है वो लगभग 11वीं कक्षा में हो जाता है जब वो किशोर अवस्था में होता है। तो आगे जाके उसको क्या करना है किशोर लगभग यह डिसाइड कर लेता है। यह दिवा स्वप्न की अवस्था होती है। दिवा स्वप्न का मतलब होता है दिन के अंदर भी खुली आंखों से भी सपने देखना। तो दिवा स्वप्न जो होता है उसकी अवस्था होती है वह होती है किशोर अवस्था। दिवा स्वप्न का मतलब होता है डे ड्रीम्स। डे ड्रीम का मतलब दिन में भी सपने देखना। वह हमेशा बैठा बैठा ये सोचता रहता है कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। अगला टॉपिक आता है, ये किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताएं थी। अब किशोर अवस्था के अंदर शारीरिक जो विकास होता है वह किस प्रकार से होता है। तो देखिए सबसे पहले किशोर अवस्था के अंदर लंबाई होती है प्रारंभिक समय में और अंतिम समय में। किशोर की जो प्रारंभ में होती है वो 138 सेंटीमीटर होती है और किशोरी की होती है वो 139 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है भाई यहाँ पे। इससे जो पहले के वीडियो हैं शैशव अवस्था और बाल्यावस्था, तो शैशव अवस्था में मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर को इंच में कैसे चेंज करते हैं लिख दिया था
इंच या फुट में जो चेंज करना होता है, 12 इंच के अंदर 1 फुट हो जाता है। तो सेंटीमीटर को इंच में कैसे परिवर्तित करते हैं वो उसमें लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट गुणा करके और सेंटीमीटर को इंच में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिटेल है वो सारी की सारी सेंटीमीटर के अंदर है, याद रखिएगा। तो किशोर होता है और किशोरी होते हैं, उनकी जो प्रारंभिक लंबाई होती है उसमें से किशोरी ज़्यादा होती है, क्योंकि बाल्यावस्था के अंदर किशोरियाँ किशोर से ज़्यादा, अर्थात लड़कियां ज़्यादा बढ़ती हैं बाल्यावस्था में, लेकिन किशोर अवस्था के अंदर चेंज हो जाता है। किशोर था प्रारंभ में 138 है, लेकिन अंत में 18-19 की एज में 161 सेंटीमीटर। किशोरियाँ 139 रहती हैं प्रारंभ में, अंत में जाके लगभग 151 हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 1 सेंटीमीटर का फर्क था, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 10 सेंटीमीटर का फर्क आ जाता है किशोर किशोरियों के अंदर। तो अगर पूछा जाए कि किशोर अवस्था में ज़्यादा लंबाई में वृद्धि किसके होती है, तो ज़्यादा लंबाई में वृद्धि होती है वह होती है किशोर के अंदर। किशोर अवस्था में किशोरी की अपेक्षा किशोर अधिक वृद्धि करते हैं। अब आता है भार। तो किशोरों का भार होता है वो 47 से 52 किलोग्राम हो जाता है, और किशोरियों का भार होता है वो 43 से 48 किलोग्राम होता है। इसके अंदर चेंजेबल संभव हैं, क्योंकि अलग अलग पोषण के स्तरों से भार के अंदर वृद्धि होती है वो अलग अलग होती है। दांत होते हैं वो 27 से 28 हो जाते हैं। अक्कल दाढ़ एवं प्रज्ञादंत भी आ जाता है। अक्कल दाढ़ को कहते हैं प्रज्ञादंत हिंदी के अंदर। तो पहला जो अक्कल दाढ़ आता है वह किशोर अवस्था के अंदर ही आता है। इसके अंदर भी उम्र के अंदर अलग अलग फर्क रहता है। हृदय की धड़कन 72 धड़कन प्रति मिनट, अर्थात वयस्कों के बराबर हृदय की धड़कन हो जाती है। मस्तिष्क का वजन 1.4 किलोग्राम के लगभग हो जाता है। हड्डियों की संख्या भी पूरी हो जाती है, 206 हड्डियां हो जाती है। इससे पहले हड्डियों की संख्या ज़्यादा रहती है अस्थिकरण के समय। जनन ग्रंथियों का विकास हो जाता है। नेक्स्ट आता है लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं। अब देखिए लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। ऐसे लक्षण जो जन्म क्षमता को प्राप्त करने में सहायक होते हैं या जन्म क्षमता का सिग्नल देते हैं, उन लक्षणों को लैंगिक लक्षण कहते हैं। लैंगिक लक्षण 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न हो सकता है लैंगिक लक्षण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, नीचे दिए हैं लैंगिक लक्षण। पहला जो लैंगिक लक्षण है वह है मूल लैंगिक लक्षण। दूसरा लैंगिक लक्षण है गौण लैंगिक लक्षण। अब देखिए मूल एवं गौण में क्या फर्क है। मूल लैंगिक लक्षण वे लैंगिक लक्षण होते हैं जो प्रजनन से संबंधित होते हैं, जैसे मासिक चक्र का आना, जनन ग्रंथियों का विकास होना। वे लैंगिक लक्षण जो डायरेक्टली जनन क्षमता से या प्रजनन सिस्टम से रिलेटेड होते हैं वे होते हैं मूल लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं। वे लैंगिक लक्षण जो परिपक्वता का संकेत देते हैं, जैसे मूंछों का आना, आवाज का भारी होना। मूंछों का आना संतान उत्पत्ति में किसी भी प्रकार से सहायक नहीं है, लेकिन मूंछों के आने के पश्चात आपको पता लग जाता है कि जो किशोर होता है वो लगभग परिपक्व हो गया है। तो इस तरह से ये 2 प्रकार के लैंगिक लक्षण होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आता है यौवनारंभ। यौवनारंभ का मतलब होता है जवानी का जो प्रारंभ होता है, सामान्य शब्दों में उसे यौवनारंभ कहते हैं। यौवनारंभ में परिवर्तन पाया जाता है। परिवर्तन का मतलब होता है कि कोई किसी बालक का या किसी किशोर का यौवनारंभ 11 से स्टार्ट हो जाता है, किसी का 12 से, किसी का 15 से। तो एक बालक का यौवनारंभ 11 से स्टार्ट हुआ, एक का 15 से स्टार्ट हुआ, ऐसा क्यों। तो देखिए यौवनारंभ में परिवर्तन पाया जाता है, ये माना जाता है कि ये परिवर्तनशील होता है। अब इसका अपन देखते हैं कि किस तरह से परिवर्तनशील होता है। यौवनारंभ में परिवर्तन किस प्रकार से पाया जाता है। यौवनारंभ 2 चीज़ों से प्रभावित रहता है। पहली चीज़ तो होती है आनुवांशिकता और दूसरी चीज़ होती है परिवेश। प्रश्न आता है यौवनारंभ किससे प्रभावित रहता है, तो दोनों आ जाएगा। पहला तो आनुवांशिकता और दूसरा परिवेश, दोनों से प्रभावित रहता है। किस तरह से रहता है। सबसे पहले तो समयमज होते हैं। समयमज को कहते हैं जुड़वा, जुड़वा को कहते हैं समयमज। तो देखिए जुड़वा जो होते हैं उनके अंदर जो यौवन का आरंभ होता है वो लगभग 7 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आनुवांशिकता यौवनारंभ को प्रभावित करती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पिता या माता का यौवनारंभ पहले प्रारंभ हुआ था तो उसके पुत्र या पुत्री का जो यौवनारंभ है वह भी सामान्यतया जल्दी शुरू होगा। और अगर किसी के माता पिता का यौवनारंभ बाद में आया था तो उस संतान अर्थात
बालक या बालिका का यौवनारंभ भी बाद में प्रारंभ होगा, अर्थात मूंछों का दिखना बाद में शुरू होगा। अब देखिए परिवेश होता है वो किस प्रकार से, परिवेश है वो किस प्रकार से परिवेश किस प्रकार से यौवनारंभ को प्रभावित करता है। ये देखिए, आमतौर पर संपन्न परिवारों में बालिकाओं में मासिक चक्र गरीब परिवार की बालिकाओं की तुलना में पहले प्रारंभ हो जाता है। बहुत ही गजब की चीज़ है, ये ऐसे के ऐसे छपके आ सकता है। अर्थात यहाँ पर परिवेश प्रभावित करता है। क्यों करता है? देखिए, जो संपन्न परिवार होते हैं उनके अंदर पोषण प्राप्त हो जाता है। पोषण प्राप्त होने के कारण शरीर का जो विकास होता है वो जल्दी हो जाता है, शारीरिक विकास जल्दी हो जाता है। इसलिए जो संपन्न परिवार की बालिकाएं रहती हैं उनका यौवनारंभ पहले हो जाता है गरीब परिवार की तुलना में। औद्योगिक राष्ट्रों में भी यही देखा गया है। वे राष्ट्र जो संपन्न हैं वहाँ भी यही देखा हुआ है, बेहतर पोषण से यौवनारंभ जल्दी हो जाता है। तो प्रश्न आ सकता है, यौवनारंभ को प्रभावित करता है, अगर उसमें पोषण आ जाए तो उसको आप राइट मार्क्स लगा देना कि पोषण के कारण क्या होता है, यौवनारंभ प्रभावित होता है। अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या है, किशोर अवस्था में किशोर अपने शारीरिक स्वय का निर्माण करते हैं। बहुत गजब की चीज है शारीरिक स्वय, इसको नोट डाउन भी कर लेना। बालक या व्यक्ति अपने शारीरिक स्वय का निर्माण कब करता है? तो देखिए शारीरिक स्वय अर्थात अपनी बॉडी के बारे में कोई राय रखना प्रारंभ होता है वह किशोर अवस्था में जाके होता है। जैसे मेरी लंबाई औसत है, मेरी लंबाई कम है या मेरी लंबाई अच्छी है, इसके बारे में जो राय होती है वो शारीरिक स्वय के अंदर आ जाएगी। इसी तरह से कि मैं कितना वेट उठा सकता हूँ, मेरा बॉडी का वेट कितना है, मेरा बॉडी अच्छी है, पतली है, मोटी है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये शारीरिक स्वय के अंदर सम्मिलित होते हैं। फिजिकल सेल्फ जो होता है वह किशोर अवस्था में होता है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था में शारीरिक परिपक्वता को स्वीकार करते हैं। अब याद रखिएगा, जब यौवनारंभ प्रारंभ होता है 11-12 की उम्र में सामान्यतया, उस टाइम में जो किशोर होते हैं वे अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन किशोर अवस्था के अंतिम चरणों में वे जाकर अपनी शारीरिक परिपक्वता अर्थात मैं मैच्योर हो गया हूँ ये मानने लग जाते हैं। तो ये था शारीरिक विकास। अब अपन देखेंगे किशोर अवस्था के अंदर मानसिक विकास। अब देखिए यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि किशोर अवस्था के अंदर बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। बुद्धि का अधिकतम विकास किशोर अवस्था में हो जाता है, लेकिन कौन सी एज में हो जाता है? तो इसके लिए 2-3 वैज्ञानिक थे, उन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या क्या कहा है। हार्मोन ने कहा है 15 वर्ष की आयु तक बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। जॉनसन एवं कनार्ड ने क्या कहा है, 16 वर्ष की आयु तक बालक का जो मानसिक विकास है वह पूर्ण हो जाता है। स्पीयरमैन ने कहा है 14 से 16 वर्ष की आयु तक बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, विशेष बुद्धि एवं सामान्य बुद्धि, जी एवं एस फैक्टर। स्पीयरमैन ने कहा है 14 से 16 वर्ष की आयु तक बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। तो यहाँ पर जो अधिकतर वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने 16 वर्ष कहा है। तो ऐसा मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी में भी ये कहा जाता है कि 18 वर्ष तक बालक की जो अधिकतम बुद्धि होती है उसका विकास हो चुका होता है, इसके बाद में विकास नहीं होता है। इस अवस्था को अमूर्त रूप से इस अवस्था में अमूर्त रूप से चिंतन किया जाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ है वो आपके सामने नहीं है फिर भी आप उसके बारे में सोच सकें, तो उसे कहते हैं अमूर्त चिंतन। चिंतन क्रमबद्ध तरीके से हो जाता है एवं समस्या समाधान किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त है, चिंतन का क्रमबद्ध होना बहुत जरूरी है। देखो चिंतन जो है वो आपके टॉपिक है, चिंतन जो टॉपिक थिंकिंग है उसको अलग से पढ़ाया जाएगा। चिंतन प्रारंभ होता है समस्या से और ख़त्म होता है समाधान पर। चिंतन है प्रारंभ होता है समस्या से और समाधान पर समाप्त हो जाता है। तो देखिए चिंतन का क्रमबद्ध होना बेहद आवश्यक है। चिंतन के समय आपका मस्तिष्क किस प्रकार से प्रोसेस कर रहा है, तो प्रोसेस है वो प्रक्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चिंतन पढ़ाएंगे जब आपको और डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो किशोर अवस्था के अंदर चिंतन होता है वह क्रमबद्ध तरीके से शुरू हो जाता है।
अमूर्त चिंतन भी आपके समझ में आ गया होगा। अमूर्त रूप से जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं अगर कहूं कि सपोज करो बच्चों ये एक तार है, इसके अंदर क्या जा रहा है, बिजली जा रही है, बिजली का करंट जा रहा है। तो किशोर अवस्था का बालक है वह इसको स्वीकार कर लेगा, लेकिन बाल्यावस्था का बालक या शैशवावस्था का बालक इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाएगा। उसी तरह से जैसे एक एग्जांपल दिया जाए कि सपोज करो एक ऐसा दिन था जिस दिन बादल उमड़ रहे थे और आप कहीं पर जा रहे थे। इस तरह का एग्जांपल दिया जाए बच्चों के सामने और फिर कहा जाए कि अचानक बारिश स्टार्ट हो गई और आप पूरे के पूरे भीग गए। इस तरह से कहा जाए तो किशोर अवस्था का बालक होता है वह इस तरह की सिचुएशन को मान लेता है कि इस तरह से होगा, लेकिन जो बाल्यावस्था का बालक होता है वो हंसेगा कि और वो इस तरह के प्रश्न करेगा कि बरसात तो हो ही नहीं रही, अभी तो सर्दी लग रही है, अभी तो गर्मी आ रही है। क्यों? क्योंकि वह अमूर्त चिंतन की अवस्था में अभी पहुंचा ही नहीं है, लेकिन किशोर अवस्था का जो बालक है वह पहुंच चुका है। इसी तरह से कोई टीचर है ये इस तरह का एग्जाम्पल दे कि माना एक आम का मूल्य x रुपए है, तो किशोर अवस्था का बालक इस चीज को समझ जाएगा कि x रुपए का मतलब कोई भी रुपया है। आगे चीज को देखते हैं फिर, तो अमूर्त चिंतन से संबंधित हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, ये जो अमूर्त चिंतन की अवस्था है एवं जो सिस्टमेटिक चरणबद्ध तरीके से तर्क होता है, तर्क शक्ति का जो विकास होता है, चिंतन किया जाता है, उससे कहते हैं परिकल्पनात्मक निगनात्मक तर्कना। यह प्रश्न इसको वेरी मोस्ट लगा लेना भाई आप लोग, ज़्यादातर पूछता है और बार बार पूछता है और अब की बार पूछा जा सकता है। इसको वेरी मोस्ट लगा लेना, मैं जो कह रहा हूँ उसको। परिकल्पनात्मक निगनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। तो देखिए जैसे जब आप पीएचडी वगैरह करते हैं तो पीएचडी के समय में आपको थीसिस वगैरह का निर्माण करना होता है, थीसिस लिखना होता है। तो ये जो चीज़ होती है वो हाइपोथेटिकल होती है। हाइपोथेटिकल मतलब एक परिकल्पना बनाई जाती है कि क्या ये जो चीज़ होती है अनएक्सपेक्टेड, इसके पीछे कारण क्या होता है। तो सबसे पहले एक कल्पना की जाती है कि ऐसा होता होगा, उसके बाद में उस चीज़ के बेसिस पे उस चीज़ को सही मानते हुए और फिर रिजल्ट तक पहुंचा जाता है। इस चीज़ को कहते हैं परिकल्पनात्मक निगनात्मक तर्कना। तो परिकल्पनात्मक निगनात्मक तर्कना होती है, एचडीआर होती है, वह किशोर अवस्था के अंदर डेवलप्ड हो जाती है। अर्थात कोई किशोर है वह पीएचडी जरूर कर सकता है। इसीलिए जो आपकी ऑल इंडिया लेवल की जो एग्जामिनेशन है, बहुत सी ऐसी टैलेंट सर्च की एग्जामिनेशन होने लग गई हैं आप, जिससे क्या है कि वे अपने जो नेशनल जो लीडर्स हैं या साइंटिफिक जो लीडर हैं वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आगे आए वो बालक। तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। अधिकतर किशोर बेहद प्रबल तर्क रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोर होते हैं वे प्रबल तर्क रखना पसंद करते हैं। जब भी वो कोई बात करते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो रखते हैं। इस आयु के अंदर वैज्ञानिक सोच का विकास हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी भी आपको बताया था। वैज्ञानिक सोच का मतलब होता है साइंटिफिक रूप से हर चीज को देखना। किशोर स्वयं अन्वेषणशील हो जाता है, सेल्फ रिसर्चिव हो जाता है। देखिए इससे पहले मैंने बाल्यावस्था पढ़ाई थी, तो बाल्यावस्था के अंदर आपको एक चीज बताई थी, वह चीज थी क्रिया कार्यकारिणी। तो जो बालक होता है बाल्यावस्था में तो वह क्रिया कार्यकारिणी में लिप्त हो जाता है। प्रत्येक चीज किस तरह से होती है, प्रत्येक चीज किस तरह से बनी हुई रहती है, तो वह तरह तरह के प्रश्न करता है और उत्तर जो बाल्यावस्था होती है उसके अंदर वह चीजें किस तरह से बनती है वह जानने का उत्सुक हो जाता है और देखता रहता है, चीजों को तोड़ तोड़ के देखता है। लेकिन किशोर यहाँ पर जाके अन्वेषणशील हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि स्वयं कोई चीज का सिद्धांत खोजने की कोशिश करता है। वहां पे कारण जानने की कोशिश करता है, यहाँ पर सिद्धांत खोजने की चीज होती है। तो क्रिया कार्यकारिणी और अन्वेषणशीलता दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो आपको यहाँ पर जो प्रश्न आएगा उसको उसी हिसाब से आंसर भी देना है। अगर क्रिया कार्यकारिणी या कारण जानने का प्रश्न आ जाता है तो आपको लिखना है बाल्यावस्था। लेकिन यदि अन्वेषणशीलता, रिसर्च या सैद्धांतिक जो चीज है उनको जानने की बात आती है तो उसे कहेंगे किशोर अवस्था। किसी भी चीज का सिद्धांत जानने की जो इच्छा होती है वह किशोर अवस्था के अंदर होती है। किशोर अवस्था में भविष्य के बारे में सोच सकता है, अर्थात दूरदर्शिता आ जाती है।
भविष्य के बारे में सोचने के कारण यहाँ पर अपने उसका चुनाव भी करता है। किशोर अवस्था में किशोर आदर्श मानकों के बारे में सोचते हैं एवं इनके आधार पर स्वयं की एवं अन्य की तुलना करते हैं। इसको भी भाई मोस्ट लगा लेना। आदर्श मानकों के बारे में कब सोचा जाता है? किशोर अवस्था में। अब देखिए आदर्श मानक क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें। जैसे मैं आपको बताऊं कि अच्छा भाई, एक अच्छा भाई होने के क्या कोड होने चाहिए। तो किशोर अवस्था के अंदर किशोर है, उसके वो भाई के क्या क्या कोड होने चाहिए। एक भाई है, वो दूसरे भाई के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में सोचता है। इसी तरह से माँ या पिता, एक अच्छा पिता कौन होना चाहिए, इसके बारे में किशोर अपने कुछ कोड विकसित करता है। कोड का मतलब कि ये कार्य पिता के लिए बिल्कुल ज़रूरी है और इनको पिता होने के नाते उसको निभाना ही चाहिए। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें वो तय कर लेता है कि पिता कौन होता है, पिता को क्या क्या करना चाहिए। भाई कौन होता है, भाई को क्या क्या करना चाहिए, भाई की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, भाई की क्या क्या वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या क्या उसके अधिकार हैं। अब इन जो आदर्श जो कोड हैं उनके आधार पर वह स्वयं कि क्या मैं सही भाई हूं, और दूसरा क्या वो मेरा सही भाई है या क्या वो उसका सही भाई है। इसी तरह से क्या मेरा पिता अच्छा पिता है, क्या उसका पिता अच्छा पिता है, क्या मैं एक अच्छा पिता हूं या मैं अच्छा पिता बनूंगा। तो इस तरह से मैं जब पिता बनूंगा तो मैं ऐसे करूंगा। इस तरह की जो सोच होती है वह विकसित किशोर अवस्था के अंदर जाके होती है। संहिता, एक शब्द आएगा आपके संहिता। कोड की जो हिंदी होती है, कोड जो शब्द होता है अंग्रेजी का, उसकी जो हिंदी होती है उसको संहिता बोलते हैं, जो आपके चुनाव के अंदर भी आता है, आचार संहिता। नेक्स्ट आता है कभी कभी किशोर, कभी कभी आदर्श मानकों में किशोर किसे अपनाएं, इस विषय पर वह विस्मय या उलझन में पड़ जाता है। याद रखिएगा, यह विस्मय या आदर्श मानक तो उसको पता है, लेकिन आदर्श मानकों के अंदर यदि कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक खुद का मानक और दूसरा खुद का मानक है, उसके अंदर यदि टकराव होता है तो वो सोचता है कि अब क्या करें। इस अवस्था में किशोर नैतिक संहिता का निर्माण करते हैं, मोरल कोड्स का विकसित करते हैं। नैतिक संहिता बहुत ही जबरदस्त चीज़ है, इसको भी वेरी मोस्ट लगा लेना। जो मैं वेरी मोस्ट लगवाता जा रहा हूँ उसके ऊपर स्पेशल आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किशोर अवस्था के अंदर खुद की नैतिक संहिता का निर्माण करते हैं या नियमावली पर विचार करते हैं। नियमावली का मतलब नैतिकता क्या होती है और मेरी नैतिकता क्या है, ये चीज़ें होती हैं, वे विकसित करते हैं किशोर अवस्था के अंदर। वे वैकल्पिक नैतिक संहिता के बारे में भी जानते हैं, कुछ विकल्प सोचते हैं और अंत में व्यक्तिगत नैतिक संहिता को अपनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वैकल्पिक नैतिक संहिता अर्थात देखिए जैसे मान लो शराब पीना है, शराब पीना है या नहीं पीना है, उसके बारे में वो विचार करेंगे, फिर कुछ विकल्प सोचेंगे और अंत में व्यक्तिगत नैतिक संहिता को अपनाएंगे। इसका मतलब ये हो गया किशोर जो होते हैं वे, उनके अंदर जो नैतिकता का विकास होता है वह व्यक्तिनिष्ठ होता है, अर्थात वो खुद को देखता है कि मेरी आवश्यकताएं क्या है, इसके अनुसार ही करेगा। इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर भी मैंने देख लिया था, बता दिया था, अब दोबारा से बता देता हूँ। किशोरों की नैतिकता उनकी खुद की होती है, उनकी खुद की पर्सनल होती है और वे खुद की लाभ हानि के आधार पर ही, खुद के अनुसार ही, खुद के जीवन में क्या चाहिए उसके अनुसार ही नैतिकता को अपनाते हैं, किसी दूसरे के आधार पर नहीं अपनाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आता है, किशोरों के अंदर अहम केंद्रवाद। देखिए बाल्यावस्था के अंदर भी अहम केंद्रवाद आता है। तो जब संज्ञानात्मक विकास पढ़ाएंगे आपको जीन पियाजे का, तो उस टाइम मैं बताऊंगा अहम केंद्रवाद, इगोसेंट्रिज्म क्या होता है। किशोरों के अंदर भी क्या होता है, इगोसेंट्रिज्म होता है। इगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है खुद के बारे में ही स्पेशल चीज़ें देखना, खुद के अंदर ही व्यक्ति का समाहित हो जाना, उसे अहम केंद्रवाद कहते हैं। तो किशोरों के अंदर अहम केंद्रवाद आता है। अब की बार यहाँ से आपके प्रश्न उठने की मेरे को लगता है पूरी संभावना है। दो तरह के अहम केंद्रवाद विकसित हो जाते हैं किशोरों के अंदर, एक तो होता है काल्पनिक श्रोता और दूसरा होता है व्यक्तिगत दंतता। काल्पनिक श्रोता क्या होता है, देखिए काल्पनिक श्रोता का मतलब होता है किशोरों को यह विश्वास होता है कि दूसरे लोग भी उस पर उतना ही ध्यान देते हैं जितना कि वह स्वयं ध्यान देता है। उन्हें ऐसे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी तरफ ही ध्यान दे रहा है और उनके व्यवहार को देख रहा है।
बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। किशोर होते हैं वे स्वयं के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्वयं के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को एक एक को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनके बाल इतने करीने से सजे हुए रहते हैं कि उनके बालों का एक छोटा सा पार्ट भी अगर दाएं से बाएं हो गया तो उसको भी वो बिल्कुल सेट करेंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी तरफ मेरा ये बाल इधर से इधर हो गया तो सबके सब लोग देख रहे हैं और बुरा समझ रहे हैं मेरे को, इसलिए उनके अंदर ऐसा होता है। तो ये जो चीज़ है इसे कहते हैं काल्पनिक श्रोता, अर्थात किशोरों का ये सोचना कि सबके सब लोग उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और उसके व्यवहार को देख रहे हैं, इसका मतलब होता है काल्पनिक श्रोता। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा ये अहम केंद्रवाद क्या है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल भी मैं बता दिया हूँ, यहाँ पे लिख दिया हूँ, बहुत ही गजब का एग्जाम्पल, आप कभी भूलेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए किशोर की बड़ी शर्ट आ जाने पर, बड़ी शर्ट का मतलब है जिसकी लेंथ ज़्यादा हो, स्वयं को असहज महसूस करता है और छिपाता है। देखिए कोई प्रोग्राम है, पार्टी है, उसके अंदर कोई बड़ी शर्ट आ गई, बड़ी शर्ट पहन के जाना पड़ गया उसको, नई शर्ट है लेकिन बड़ी है, तो वह असहज महसूस करता है, चाहे से वह ज़्यादा बड़ी लगे ही नहीं, लेकिन अगर उसको लगता है तो वह क्या करेगा, वहाँ पे असहज महसूस करेगा और खुद को छिपाता रहेगा, बाहर एक्सप्लोर नहीं करेगा, किसी के सामने जाने से कतराएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे लगता है कि सबके सब लोग मेरी तरफ देखेंगे और मेरी बड़ी शर्ट है तो सभी के सभी लोग उसको पॉइंट आउट करेंगे, तो इसलिए ऐसा करता है। कपड़ों पर स्याही गिर जाने पर उसे ऐसा लगता है कि सभी उसे देख रहे हैं, इसलिए वह परेशान सा हो जाता है। अब नेक्स्ट जो आता है, दूसरा पॉइंट आता है, वह आता है व्यक्तिगत दंतकथा। देखिए व्यक्तिगत दंतकथा क्या होती है? व्यक्तिगत दंतकथा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इगोसेंट्रिज्म है किशोरावस्था के अंदर। देखो व्यक्तिगत दंतकथा में क्या करते हैं, किशोर यह सोचता है कि वे अद्वितीय हैं। अद्वितीय का मतलब होता है उनके समान कोई अन्य नहीं है, उनकी तरह कोई सोच नहीं सकता और उनको कोई समझ नहीं सकता। ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती है किशोर के अंदर, वह ऐसा सोचने लग जाता है। वे अपनी अद्वितीयता को बचाने हेतु अक्सर स्वयं के बारे में काल्पनिक कहानियां गढ़ लेते हैं और ये कहानियां उनकी डायरियों में भी होती हैं। तो यहाँ से प्रश्न उठ जाता है, किशोरों की डायरियों में निम्न में से किस उम्र के बालकों की डायरियों के अंदर व्यक्तिगत दंत कथाएं होती है? तो उसका उत्तर हो जाएगा किशोर अवस्था के अंदर। दंत कथाओं का मतलब हो सकता है कि उसका कोई वास्तविकता हो अथवा न हो, यह कोई आवश्यक नहीं है, उसे दंत कथा कहते हैं। तो किशोर क्या होते हैं, अपने ग्रुप के अंदर अपनी कोई स्टोरियां घड़ के और दूसरों को सुनाते रहते हैं, जिससे कि सामने वालों को ऐसा लगे कि ये तो यार वास्तव में सबसे अलग ही है। तो इसी तरह की अलग ही तरह की कोई कहानी बताएंगे जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना हो या ना हो। तो ऐसा इसलिए करते हैं वे अपनी अद्वितीयता को बचाए रखना चाहते हैं कि मैं स्पेशल हूँ, मैं सबसे अलग हूँ और मेरी तरह का कोई तुम में से नहीं है, इसलिए करते हैं। तो यह प्रश्न भी आ सकता है कि भाई व्यक्तिगत दंत कथा किस कारण से होती है? किशोर अपनी अद्वितीयता को बचाने के लिए, अपनी जो यूनिकनेस है उसको बचाने के लिए ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है किशोर अवस्था में सामाजिक विकास। किशोर अवस्था में सामाजिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किशोर अवस्था में सामाजिक गतिविधियां विस्तृत हो जाती हैं, वे मनोरंजक समूह का निर्माण करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है मनोरंजक, जहां पर उनको मनोरंजन महसूस हो उन ग्रुप्स का निर्माण करते हैं। वे समूह के प्रति भक्ति भाव रखते हैं एवं समूह के सिद्धांतों का पालन करते हैं, बिल्कुल भक्ति भाव रखते हैं। और इस भक्ति भाव के कारण ही अक्सर उनकी माता पिता से झगड़ा भी होता है। सामूहिक गतिविधियों में वे अपने आप को अधिक इंगित किया जाना पसंद करते हैं। अगर कोई ग्रुप की एक्टिविटीज होती है तो वो चाहते हैं कि मेरा बार बार मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आउट किया जाए। उनकी रचनात्मक कार्यों में रुचि हो जाती है। उनका माता पिता से प्राय झगड़ा होता है। माता पिता से प्राय झगड़ा होने का कारण क्या होता है? वो इसीलिए होता है कि उनके जो सिद्धांत होते हैं किशोरों के, वो तो समूह के सिद्धांत हो जाते हैं, वह उनका पालन करता है और माता पिता उसको किसी अन्य सिद्धांत पर चलाना चाहते हैं। तो इसलिए उनका प्राय झगड़ा होता रहता है। अन्य कारण भी होते हैं लेकिन मुख्य कारण ये होता है। कुछ किशोरों में एकांकिक प्रवृत्ति भी पाई जाती है, वे किसी के साथ सम्मिलित नहीं होते हैं। इस अवस्था में एक या दो परम मित्र पाए जाते हैं। ये बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कम मित्र हो जाते हैं लेकिन एक दो क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं। सामाजिक पहचान या पहचान भ्रम,
बहुत ही गजब की अवधारणा है ये। सोशल आइडेंटिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस किशोर अवस्था की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है, इसलिए इसको अलग ही पॉइंट से मैंने लिख दिया है। किशोर अवस्था की यह मुख्य विशेषता होती है पहचान में मूल्य प्रतिबद्धता एवं विश्वास आते। पहचान क्या होती है? पहचान के अंदर दो चीजें आते हैं, मूल्य प्रतिबद्धता एवं विश्वास भेद। कोई किशोर होता है या कोई व्यक्ति होता है, उसकी विशेषता क्या होती है? वह जाना इसलिए जाता है कि क्योंकि वह किसी न किसी थ्योरी के, जैसे आपको एग्जांपल दूं कि आरएसएस है, आरएसएस का कोई बहुत बड़ा प्रचारक है या फिर नरेंद्र मोदी जी हैं, वे किस कारण से पहचाने जाते हैं? क्योंकि उन्होंने एक थ्योरी बना रखी है, अपना सिद्धांत अपना रखा है, उस सिद्धांत के कारण उसको पूछा जाता है कि हाँ यार वो उस चीज को फॉलो करता है। तो सामाजिक पहचान जो होती है व्यक्ति की, उसके अंदर दो चीजें आती है, एक तो मूल्य प्रतिबद्धता और दूसरी आती है विश्वास, उसका फेथ क्या है। किशोर अपनी पहचान बनाते समय माता पिता से द्वंद्व महसूस करते हैं। जब किशोर अपनी सामाजिक पहचान बना रहे होते हैं तो उनका द्वंद्व होता है माता पिता से, और किसी से नहीं होता है, माता पिता से होता है। नेक्स्ट आता है, जो किशोर इस द्वंद्व को पार कर लेते हैं उनमें आत्मबोध विकसित हो जाता है, वे अपने आत्मबोध को विकसित कर लेते हैं। देखिए आत्मबोध क्या होता है? सेल्फ को बोलते हैं आत्मबोध। सेल्फ क्या होता है? खुद के बारे में कोई राय रखना होता है, उसे आत्मबोध कहते हैं, अर्थात खुद की जानकारी होना। व्यक्ति को खुद की जानकारी होना बहुत जरूरी है, अपनी विशेषताओं की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर किसी को खुद की जानकारी है तो वह अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करता है और एक बैलेंस्ड व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो देखिए जब वे अपनी पहचान बनाते हैं तो जो माता पिता से जो द्वंद्व होता है उसको अगर पार कर जाता है कोई किशोर, माता पिता के द्वंद्व को पार कर जाता है, तो वे सेल्फ आत्मबोध को विकसित करते हैं, और जो पार नहीं कर पाते वे भ्रमित हो जाते हैं। तो इसको लगा लेना फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन हमेशा के लिए। पहचान बनाते टाइम पहचान भ्रमित कौन होते हैं? जो द्वंद्व को पार नहीं कर पाते, जो कॉन्फ्लिक्ट को पार नहीं कर पाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट शब्द आएगा यहाँ पे द्वंद्व का, द्वंद्व को पार नहीं कर पाते वे पहचान भ्रमित होते हैं। अब देखिए पहचान भ्रमित होने का नुकसान और फायदे क्या क्या हैं, यह आगे दिया है। अब देखिए पहचान भ्रमित किशोर स्वतंत्रता की भावना तो रखते हैं, पहचान भ्रमित किशोर होते हैं वे स्वतंत्रता की भावना तो रखते हैं, लेकिन माता पिता पर अत्यधिक निर्भर भी रहते हैं। मतलब वो पहचान भ्रमित जो बालक है वह भी चाहते हैं कि मैं भी बाहर जाऊं, बाहर पढूं, दिल्ली जाऊं, लेकिन वे निर्भर रहते हैं माता पिता पर, बोझ बनकर रहते हैं एक तरह से। उनमें आत्मविश्वास व सुरक्षा की भावना होती है। अब आपको यहाँ पे लग रहा हो कि आत्मविश्वास गलत दे दिया इन्होंने गुरुजी ने, लेकिन ये सही है बिल्कुल। आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है किसके अंदर? जो पहचान भ्रमित जो किशोर होते हैं उनके अंदर। ऐसा इसलिए होता है, और सुरक्षा की भावना भी होती है पहचान भ्रमित किशोरों के अंदर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो डिपेंडेड रहते हैं, सेल्फ का कुछ नहीं करते हैं, वो डिपेंडेड रहते हैं, इसलिए उनमें कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि उनको सपोर्ट मिला हुआ रहता है। इसलिए पहचान भ्रमित जो किशोर होते हैं वे बिल्कुल आत्मविश्वास से लिबरेज होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, हाँ दूसरी चीज ये होगी कि उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना तो रहती है, अर्थात वे किशोर जो स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करते हैं उनकी तरह वो भी कार्य करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, वो एक अलग बात है। पहचान भ्रम की अवस्था में किशोर स्वयं को कभी छोटा बच्चा तो कभी प्रौढ़ समझता है। ये भी आपके प्रश्न बन सकता है, आपकी बार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोर वह किशोर जो कभी स्वयं को छोटा बच्चा समझता है और कभी प्रौढ़ समझने की शिकायत करता है, तो निम्न में से कौन सा कारण हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वह पहचान भ्रमित है, उसको खुद का पता नहीं है कि मैं बच्चा हूं कि बड़ा हूं। पहचान भ्रम को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है मित्र एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता। पहचान भ्रम को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से बताए? एक तो मित्र और एक होता है व्यावसायिक प्रतिबद्धता। ऐसा क्यों होता है? देखिए व्यावसायिक प्रतिबद्धता का मतलब ये होता है कि आप किस जीवन के अंदर क्या करना चाहते हैं, ये चीज। अगर आपके माता पिता हैं वो कुछ और बनाना चाहते हैं, आप कुछ और बन रहे हैं, आप कुछ और बनना चाहते हैं, तो वहां पे होगा द्वंद्व। अगर आपने द्वंद्व को पार कर लिया तो अपनी आइडेंटिटी ले ली, अगर आपने द्वंद्व को पार नहीं किया है तो वे बनाना चाहेंगे वही बनेंगे। अब देखिए अब यहां पर आपका पहचान भ्रम कैसे होगा?
आप बनना कुछ और चाहते हैं लेकिन आप बन रहे कुछ और हैं। अब जैसे ही आप मित्रों के साथ बैठेंगे तो वहां पर आप शेयर करेंगे, मैं बनना तो ये चाहता था लेकिन मेरे माता पिता ने मेरे को ये बना दिया। अब वहां पे आपके मित्र होते हैं, वे आपको पहचान भ्रमित कर देंगे कि यार तेरे को तो ये छोड़ देना चाहिए था, आपके माता पिता गलत हैं और आपने ये गलत किया है। तो वहां पर पहचान भ्रम हो जाएगा आपको। तो सबसे स्ट्रांग पॉइंट जो होता है पहचान भ्रम को प्रभावित करने वाला, वो होता है मित्र और व्यावसायिक प्रतिबद्धता। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। अन्य जो कारक हैं पहचान भ्रम को प्रभावित करने वाले, वे हैं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक एवं सामाजिक मूल्य, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर। अब देखिए, जो आदमी होता है वो खुद की पहचान इसलिए भी नहीं बना पाता क्योंकि उसकी संस्कृति ही अलग है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो ऐसे संस्कृति में पैदा हो गया है जहाँ पर ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं है, तो वह पृष्ठभूमि उसको सेल्फ क्रिएट करने में बाधक बनेगी। इसके अलावा पारिवारिक व सामाजिक मूल्य, परिवार के अंदर जैसे मान लो कोई लड़की है, उसके परिवार के अंदर परंपरा से ये चला हुआ आ रहा है कि उसको तो सलवार सूट ही पहनना है, तो वह कभी जींस नहीं पहन पाएगी और अपने पहचान भ्रम हो जाएगा उसको। सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, दोनों जो स्तर होते हैं, सामाजिक लेवल क्या है और आर्थिक स्तर क्या है व्यक्ति का, उसके अनुसार भी पहचान भ्रम हो जाता है। तो ये जो पहचान भ्रम वाला टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आजकल की जो एग्जामिनेशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी भी हो गया है। आजकल के जो बच्चे हैं एडोलसेंस के, उनके अंदर भारत सरकार भी चाह रही है कि जल्दी से जल्दी बालक अपने आप को जाने और माता पिता हैं वो उनका सेल्फ क्रिएट करने में मदद करें। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है किशोरों में आपराधिक प्रवृत्ति। किशोरों के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति आती है, जैसे कि ऊपर बताया था मैंने आपको कि प्रोफेशनल क्राइम करने लग जाता है बालक इसके अंदर। अब आपराधिक प्रवृत्ति ये होती है, उसके अंदर सामान्य चीज़ें क्या क्या है, घर से भाग जाना, कर्तव्य विमुखता अर्थात अपने जो काम है मुख्य काम को छोड़कर और किसी अन्य काम में लग जाना, चोरी करना, सेंधमारी करना, बर्बरतापूर्व कृत्य, और यहाँ पे कभी कभी मर्डर भी कर देता है जो बालक होता है, किशोर होता है वो। तो किशोरों के अंदर ये आपराधिक प्रवृत्ति पाई जाती है, तो इसीलिए इसको अपराध की नाजुक अवस्था भी कहते हैं। किशोरों के अंदर जो आपराधिक प्रवृत्ति होती है उसके कारण क्या क्या होते हैं, तो देखो पहला कारण है माता पिता का कम सहयोग करना, बालक की अनुशासनहीनता, पारिवारिक विवाद होना। ये सारे के सारे कारण होते हैं, वे कारण होते हैं आपके किशोर अवस्था के अंदर अपराध प्रवृत्ति। इसलिए अगर अपराध से बनाना है तो इन फैक्टर्स को अपने को कम करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके एग्जाम के अंदर ऐसे कैसे छप सकती है। वे किशोर जो गरीबी, बेरोजगारी या मध्यम वर्ग से अलगाव में जीवन व्यतीत करते हैं, वे लोकप्रियता अर्जित करने हेतु भी अपराध कर बैठते हैं, फेमस बनने के लिए। अब देखिए पहचान भ्रम हो जाता है और बालक अपराध कर बैठता है, किसके लिए, बिल्कुल फेमस बनने के लिए। जैसे वे व्यक्ति जो गरीब हैं, गरीब परिवार के जो किशोर होते हैं, वे लोकप्रियता अथवा फेमस होने के लिए कुछ अपराध कर बैठते हैं। उनकी ऐसी नियति नहीं रहती, लेकिन एक चीज़ की, हाँ सब लोग मेरे को जान जाएंगे अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा इसलिए करते हैं वे लोग लोकप्रियता अर्जित करते हैं। और कौन करते हैं, गरीब परिवारों के या बेरोजगार जो परिवार हैं उनके, या फिर जो मध्यम वर्ग से अलगाव में जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात जो मिडिल फैमिलीज होती हैं जिनसे अलग जो होते हैं वे लोग। इनका निराकरण कैसे किया जाए, तो निराकरण के कुछ पॉइंट हैं। ये आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर अब की बार आ भी गया था, फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर ये प्रश्न आया था। अब देखिए समूह का बदल जाना, अर्थात जो ग्रुप जिसके अंदर वो बालक बैठता है वह ग्रुप ही नहीं रहे, अगर वो ग्रुप ही चेंज हो जाए तो इनका निराकरण हो सकता है। अपने कर्तव्य के प्रति सतर्क हो जाना, यदि किसी न किसी कारण से उस किशोर को ये पता हो जाए कि मेरा कर्तव्य क्या है जीवन का और उसके प्रति वो सतर्क हो जाए, तो फिर वो कहीं ना कहीं उस अपराध को छोड़ सकता है। आत्म की भावना का विकसित होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आत्म की भावना का विकसित करना, जिनके अंदर सेल्फ क्रिएट नहीं होता है वे बालक अपराध करने की प्रवृत्ति अधिक रखते हैं। अगर एक बार बालक का सेल्फ क्रिएट हो जाएगा तो वह
सेल्फ का मतलब होता है कि मैं मेरे जीवन में क्या करने वाला हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी विशेषताएं क्या क्या है। अगर आपको अपनी विशेषताएं पता चल गई कि मैं कौन हूँ और मेरी विशेषता क्या है, तो आप देखेंगे कि ये करनी तो मेरी विशेषता है ही नहीं, तो फिर आप अपराध नहीं करेंगे। तो देखिए जो सेल्फ होता है, सेल्फ क्या करता है, अपराध करने की प्रवृत्ति को भी क्या करता है, कंट्रोल कर देता है या खत्म कर देता है। भूमिका के प्रति सकारात्मक पहलुओं को अपनाना एवं नकारात्मकता को त्यागना। भूमिका निर्वाह, भूमिका निर्वाह का मतलब क्या होता है, रोल मॉडल। देखिए बहुत से आपके जो इंटरव्यूज हैं उनके अंदर आपको प्रश्न भी पूछा जाता है आपका रोल मॉडल कौन है, तो इसीलिए किया जाता है। तो भूमिका या भूमिका निर्वाह, यहाँ पे निर्वाह शब्द नहीं दिया है, आप लिख लेना, भूमिका निर्वाह के प्रति रोल मॉडल। अब देखो रोल मॉडल क्या होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हीरो हैं, हीरो भी क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसे, जैसे मान लो मार्केट में जा रहे हैं तो किसी ना किसी चोरी कर ली या फिर किसी को चालाकी से कोई चालाकी दिखा दी, किसी का पॉकेट मार लिया। हीरो ने अगर पॉकेट मार लिया तो हो सकता है जो किशोर उस हीरो को पसंद करे तो वो भी पॉकेट मारने को सही समझ जाए। तो अब हीरो क्या करता है, लोगों की सहायता भी करता है, लेकिन जो किशोर है वह उसके सकारात्मक चीज को तो नहीं दे रहा कि उसने किसी गरीब व्यक्ति की सहायता की, इसको तो नहीं देख रहा, लेकिन उसने देख लिया कि पॉकेट मार लिया या चालाकी दिखा दी, उसको बेवकूफ़ बना दिया, उस चीज को तो वह अपना लिया और सकारात्मक चीज को अपनाया नहीं, तो इसलिए वह अपराध कर बैठता है। यदि वह सकारात्मक पहलू को अपना ले और नकारात्मकता को त्याग दे तो भी इसका निराकरण संभव हो जाता है। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब देखिए किशोरों में मादक पदार्थों का सेवन। मादक पदार्थों का मतलब होता है वे पदार्थ जो आपके नर्वस सिस्टम को क्या कर देते हैं, अनकंट्रोल कर देते हैं, नियंत्रित कर देते हैं, उन्हें मादक पदार्थ कहते हैं। जैसे शराब पीना, हीरोइन, इसी तरह से जो गुटखा वगैरह का सेवन करना, ये सब चीज़ें आती हैं मादक पदार्थों के अंदर। अब देखिए इस मादक पदार्थों के सेवन के कारण कौन कौन होते हैं, मित्र, समूह, समाज और भूमिका निर्वाह। मित्र आप समझते हैं, वे फ्रेंड जो गलत व्यसनों में पड़े हुए हैं, वे दूसरे मित्रों को भी वही चीज़ सिखा देते हैं। ग्रुप, मित्र नहीं है लेकिन ग्रुप है, ऐसे ग्रुप के साथ बैठने लग गया बालक तो उस जो कि समाज कंटक है तो उसके साथ वो सीख जाता है। समाज भी क्या होते हैं, कुछ समाजों के अंदर क्या होता है, इन चीज़ों को क्या दे दी जाती है, छूट दे दी जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको बाय द वे इस चीज़ को नहीं लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई राजपूत परिवार के अंदर है तो दारू पीना, इसी तरह से मीट वगैरह खाना, ये सब चीज़ें अलाउड है वहाँ पर। तो समाज जो होता है, वह सामाजिक जो ढांचा होता है उसके अंदर कई जगह पे क्या होता है कि मादक पदार्थों को अलाउ कर दिया जाता है, तो वे भी इसका कारण होते हैं। इसी तरह से भूमिका निर्वाह, भूमिका निर्वाह का मतलब मैंने कह दिया है रोल मॉडल। अगर मान लो आपका हीरो है, वह हीरो जैसे शाहरुख खान किसी का हीरो है, तो शाहरुख खान ने देवदास के अंदर बहुत सारी शराब पी ली, तो हो सकता है कोई जो उसको पसंद करने वाला हो किशोर और उसकी जो फिल्म देख ली हो देवदास, तो देवदास के अंदर वह उससे प्रभावित हो जाए तो वह भी दारू पीने लग जाए। तो ये कुछ कारण होते हैं किशोरों के अंदर मादक पदार्थों के सेवन के। अब इनका निराकरण क्या होता है, यहाँ से ये जो चीज़ है ये आपके पेपर में आ गई थी। तो देखो निराकरण क्या कैसे कैसे किया जाता है। शुरुआती चरणों में सहजता से लेना, माता पिता द्वारा सहानुभूति प्रदर्शित करना। माता पिता के द्वारा अगर प्यार दिया जाए तो भी इस चीज़ को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। समूह को त्यागना, समूह को मतलब जिस ग्रुप से उसको ऐसा मिल रहा है उसको त्याग दिया जाए तो। किशोरों के अंदर भोजन संबंधी विकार, ये आपके रीट के अंदर अब की बार प्रश्न आया था, रीट 2017 के अंदर, रीट 2015 के अंदर आया था भाई, 17 के अंदर नहीं आया था। रीट 2015 के अंदर ये जो प्रश्न है वो आया था और आप लोगों ने शायद ही किसी ने सही किया हो। किशोरों में खाने पीने के मामले में किशोर बहुत संवेदनशीलता दिखाते हैं एवं वे बहुत ज़्यादा चयनित प्रवृत्ति को ज़्यादा सेलेक्टिव हो जाते हैं। वे उन्हीं खाद्य पदार्थों को अपनी प्लेट में रखना पसंद करते हैं जिन्हें वे खाना चाहते हैं। अपनी प्लेट के अंदर वो वही चीज़ रखेंगे जो उनको खानी है, अन्य चीज़ों को तुरंत हटा देंगे। जैसे शाम के टाइम में आपने दूध रख दिया और उसको जैसे मान लो छाछ पसंद है तो वह दूध को दूर रख देगा और अपने उस प्लेट के अंदर छाछ को रख लेगा, उसकी नेचर है। आप उसको कितना ही समझा लो कि रात के समय में छाछ नहीं पीते, दूध पीते हैं, लेकिन वह उसको रिजेक्ट कर देगा, तो अपनी प्लेट के अंदर वो वही चीज़ रखेगा जो उसे पसंद है। अब देखिए ये प्रश्न आया था
अक्सर धनाढ्य परिवार की किशोरियों में स्वयं को भूखा रखने एवं पतला रखने के लिए भोजन संबंधी विकार पाया जाता है। इसे एनोरेक्सिया नर्सोवा कहते हैं। इसी तरह से ऐसे कैसे छप के आया था। धनाढ्य परिवार की वे बालिकाएं जो अपने को पतला रखती हैं, अधिकतर वे किशोरावस्था में होती हैं, तो वह पतला रखने के लिए कम खाने लग जाती हैं। तो इस भोजन संबंधी विकार को क्या कहा जाएगा? एनोरेक्सिया नर्सोवा कहा जाएगा। दूसरा आता है भोजन संबंधी किशोरों में दूसरा विकार होता है, उसको कहते हैं बुलिमिया। बुलिमिया को हिंदी में कहते हैं क्षुधा अतिशयता। क्षुधा शब्द होता है, उसको कहते हैं भूख। भूख का पर्यायवाची शब्द कहते हैं इसे। तो क्षुधा अतिशयता को क्या कहेंगे? बुलिमिया कहेंगे अंग्रेजी के अंदर। इसमें क्या किया जाता है, भोजन पसंदीत भोजन है वह बहुत अधिक मात्रा में खाया जाता है और फिर वमन कर दिया जाता है, अर्थात अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाता। जैसे मान लो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि किशोर अवस्था के जो बालक होते हैं कभी कभी क्या करते हैं, जैसे मान लो पतासी पसंद है तो पतासी खा के बहुत ज़्यादा खा जाते हैं और फिर उल्टी कर देते हैं। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कचौरी खा दिया क्योंकि उसको उस टाइम में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस तरह का भोजन कर लेना। ये जो बुलिमिया है ये भी क्या होता है, अक्सर धनाढ्य परिवार की किशोरियों में अधिक पाया जाता है। तो बुलिमिया है उसको आप समझ गए। एनोरेक्सिया नर्सोवा है, ये आपके परीक्षा में आ चुका है। नेक्स्ट आता है किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास। संवेग क्या होते हैं इसके बारे में अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, इमोशन का नाम करके, और उसके अंदर संवेग क्या होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, कितने होते हैं, ये सारी जानकारी दे रखी है। अब देखिए, अब यहाँ पे डायरेक्ट में पॉइंट को ले लेता हूँ। किशोर अवस्था में संवेग तीव्रता से परिवर्तित एवं बेहद प्रबल होते हैं। प्रबलता होती है और तीव्रता से चेंजेज भी होते हैं, बहुत तेजी से चेंजेज हो जाते हैं और बेहद प्रबल हो जाते हैं। तो प्रबलता शब्द आते ही किशोर अवस्था लगा देना आपको। ये अधिक समय तक बने रहते हैं। किशोर अवस्था के अंदर जो संवेगात्मक जो काल है वह बढ़ जाता है। सबसे कम होता था शैशवावस्था में, फिर उससे ज़्यादा हुआ बाल्यावस्था में, और उससे भी ज़्यादा क्या हो गया किशोर अवस्था के अंदर। कैसे? शैशवावस्था के अंदर हो सकता है कोई संवेग 5 मिनट के लिए प्रदर्शित हो, 5 मिनट रोने लग गया। बाल्यावस्था के अंदर हो सकता है 2 घंटे तक रोने लग जाता है, लेकिन किशोर अवस्था के अंदर 4 दिन तक रम्मा दफा देता है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किशोर अवस्था के अंदर जो संवेग होते हैं वो अधिक समय तक बने रहते हैं। कुछ नए संवेग जैसे दया, करुणा, सहानुभूति इत्यादि स्थायी रूप ले लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोर होते हैं वो उदार हृदय के होते हैं। किशोर होते हैं वो क्या होते हैं? उदार हृदय के। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अन्याय के प्रति क्रोध व घृणा की भावना विकसित कर लेते हैं। कौन? किशोर। अन्यायी जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है उनको, और उससे घृणा रखते हैं वो, बिल्कुल मतलब बहुत ही बुरा लगता है अन्यायी व्यक्ति। किसको? किशोरों को। शारीरिक प्रबलता का संवेगों पर प्रभाव डालता है। ये चीज है, इसको मोस्ट लगाने ना आप लोग, ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। दुर्बल व्यक्तियों के संवेग अस्थिर, यहाँ पर जो स्थिर शब्द है उसको काट देना और यहाँ पर अस्थिर लिख देना। अस्थिर, दुर्बल व्यक्तियों के संवेग अस्थिर। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, यहाँ पर गलती मत कर लेना, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। दुर्बल व्यक्तियों के संवेग अस्थिर व तीव्र होते हैं, तेज होते हैं। सबल, दृढ़ या रसपुष्ट जो व्यक्ति होते हैं उनके संवेग प्रबल और स्थिर होते हैं। यहाँ पर स्थिर शब्द सही आया है। हृष्टपुष्ट व्यक्तियों के संवेग होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं और बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं, स्थिर होते हैं, चेंजेज नहीं होते हैं, अस्थिर नहीं होते हैं। अब देखिए अगला जो चीज है ये भी मोस्ट लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज क्या है? किशोर में एक ही परिस्थिति में अलग अलग प्रकार के संवेग प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर किशोर किसी शादी समारोह में बहुत अधिक प्रसन्नचित्त होकर सभी गतिविधियों में भाग ले सकता है। उसी प्रकार के अन्य शादी में किशोर एकांकी और हतस्थायी नहीं। अब देखिए किशोरों के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। होता क्या है, किसी एक पार्टी में गया कोई किशोर, वहां पर बहुत ज्यादा अपनी गतिविधियां कर रहा है। किशोर घर पे आके सोचा, उसको किशोर को किसी ने बहुत कमेंट्स किए। हो सकता है कोई कमेंट ये करे ज्यादा क्यों दिखा रहा है। वो यहाँ पे आया, उस चीज को सोचा। उसी तरह की कोई दूसरी शादी हुई, वहां पर वो गया तो वहां पर सिर्फ कोने में खड़ा रहा। बहुत से लोगों ने उसको कहा अरे यार तू काम क्यों नहीं कर रहा, तू ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्या, लेकिन उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा बालक, किशोर।
तो ऐसी जो प्रवृत्ति होती है किशोरों के अंदर पाई जाती है कि समान परिस्थितियों के अंदर संवेगात्मक विभिन्नता देखने को मिलती है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत गजब का है। किशोरों में संवेगों पर नियंत्रण करना किशोरावस्था में संवेगों पर नियंत्रण कंट्रोल करना सीख लिया जाता है, पूरी तरह से नियंत्रण बाल्यावस्था से शुरू होता है और किशोरावस्था के अंदर जाके बिल्कुल नियंत्रित हो जाता है। संवेग पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, अर्थात मैच्योर हो जाते हैं। कौन सा संवेग कब प्रदर्शित करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1931 में हेडो रिपोर्ट आई थी। हेडो एक मनोवैज्ञानिक थी। उन्होंने इंग्लैंड के अंदर जो स्कूली अवस्था है उसके अंदर भी एडोलसेंस है उसके बारे में एक रिपोर्ट पेश करके और इंग्लैंड की सरकार को दी थी 1931 में। तो उन्होंने क्या लिखा है, 12 तथा 13 वर्ष की आयु में एक ज्वार उमड़ना प्रारंभ करता है, इसे किशोर अवस्था कहते हैं। अगर यह प्रश्न आ जाता है कि ये शब्द किसके थे, तो आपको आंसर देना है हेडो रिपोर्ट। हेडो रिपोर्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 12 और 13 वर्ष की आयु में ज्वार उमड़ना प्रारंभ हो जाता है, जिसको किशोरावस्था का नाम दिया जाता है। यह ज्वार बाढ़ का रूप ले सकता है, परंतु उसे पूरी शक्ति तथा उचित दिशा में मोड़ दिया जाए तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि किशोर अवस्था के अंदर जो ज्वार उमड़ता है, जो उफान आता है, संवेगात्मक तीव्रता आती है, वह बाढ़ का रूप ले सकता है, अर्थात वह गलत ट्रैक पे जा सकता है, आपराधिक गतिविधियों के अंदर लिप्त हो सकता है। उससे यदि पूरी शक्ति के साथ उचित दिशा में मोड़ दिया जाए, उसकी एनर्जी को, किशोरों की एनर्जी को अगर राइट डायरेक्शन के अंदर मोड़ दिया जाए, किशोरों के प्रति जो किए जा रहे विभिन्न तरह के कार्यक्रम को चला दिया जाए स्ट्रांगली,